सबको नमस्ते। मेरा नाम प्रवीण है और आजकल मैं गांव की समस्याओं की सीरीज़ पे कई सारे वीडियोस बना रहा हूं। एक एक समस्या को हम लोग बारी बारी से लेंगे और उस पर बात करेंगे। पिछली बार हमने जो बात की थी वो ज़मीनों के बिकते चले जाने की थी कि कैसे शहर जो है गाँव को निगल रहे हैं। शहर का जो व्यापारी वर्ग है, बनिए हैं, और ये जो बनियों में सारी जातियाँ आ जाती हैं और सारे तरह के लोग आ जाते हैं। वो बनिए के दलाल जो है वो गांव-गांव बिखरे पड़े हैं। हज़ारों दलाल गांव में घूम रहे हैं और वो किसी भी किसान को पकड़ के उसकी मजबूरी में वो ज़मीन ले लेते हैं। पिछली बार बात हुई थी कि किसान 5 कारणों से ज़मीन बेचता है। पहला, बेटे की पढ़ाई। दूसरा, मकान का बनाना। तीसरा, बेटे या बेटी की शादी। चौथा, बीमारी। और पाँचवां, अपने शराबखोरी की लत के कारण। छठवां जो रीज़न था वो भी मैं इसमें जोड़ दूँ कि वो जो गाँव से आते हैं लोग, शहर से जो लोग आते हैं, वो गांव में काफ़ी शहरी आकर्षण की बात करते हैं। शहर में फ्लैट का, शहर में चीज़ों की सुविधाओं की, तो गांव का आदमी शहरी आकर्षण की वजह से भाग जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोगों ने अपनी 5-5 बीघे ज़मीन खरीद बेच करके वो मुंबई के चेंबूर जैसे नर्क में वहाँ एक फ्लैट खरीदा हुआ है। तो ये सोचने जैसी बात है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। वो एक माइंडसेट है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि जो गांव में दलाल और व्यापारियों के जो ये कारिंदे आते हैं, ये गांव के लोगों को सपना दिखाते हैं कि तुम ज़मीन बेचो और तुम झूठे यहाँ आलू बो रहे हो और गर्मी में मर रहे हो, सड़ रहे हो। गांव में शहर में चलो, फ्लैट ले लो, एसी में रहो आराम से, और तुम्हारे बेटे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, तुम्हारी बेटी भी अपडेट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस सपने को शहरी आकर्षण के कारण वो जाकर के बेच देता है, लेकिन उसके बाद उसका नरक का चक्रव्यूह शुरू होता है। तो इस पे बात हुई थी, यही छठवीं बात मुझे जोड़नी थी। एक बात तो ये ख़त्म हुई। आज हम लोग दूसरी समस्या पे बात करेंगे। समस्याएं बहुत सारी हैं, जातियां हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्वास्थ्य है, मृत्यु भोज की परंपरा है, जन्म के पैदा होने पे उत्सव की परंपरा है, लड़के लड़की का डिफरेंस है। तो हम लोग उन सारे बातों पे बारी बारी से विचार करेंगे। आज जो मुझे समझ में आ रहा है कि आज जिस मुद्दे पे मुझे बात करनी है, जो सबसे बड़ी भयानक समस्या है, वो है सामुदायिकता का अभाव। हम हर चीज़ के लिए सरकार पे निर्भर हैं। हम ताड़ के पेड़ की तरह बड़े हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी वो हमेशा जो है हमसे इन्फीरियर ही रहे। लेकिन यदि ये जो हमारे भीतर कॉम्प्लेक्स है, जब हम जीवन को खुद नहीं जी पाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा भी ना जी पाए। लेकिन जिस अनुभव को हमने जिया है उस अनुभव को हम शेयर करते हैं और उस अनुभव को हम चाहते हैं कि दूसरा भी जिए। एक कहानी में पढ़ रहा था कि एक आदमी गांव लौटता है शहर से, तो शहर के बड़े किस्से सुनाता है कि शहर में मैंने ये देखा, बड़ी मकान देखे, मैंने मॉल देखा, फला देखा, ढिका देखा। तो गांव पे हम लोगों के दिमागों पे वर्चस्व जमाना चाहते हैं, चाहे अपने ज्ञान के कारण, चाहे अपने पैसे के कारण। तो मनुष्य का जो जाति का इतिहास रहा है वह तो वर्चस्व का इतिहास ही रहा है। अरबों खरबों लोगों के बीच में कोई एक आदमी, कोई 5 आदमी, कोई बुद्ध जैसा आदमी, कोई कबीर जैसा आदमी, ऐसे व्यक्ति भीड़ से अलग छट के खड़े हो जाते हैं जो किसी के दिमाग पे कब्जा नहीं जमाते, ना ही किसी के दिमाग को अपने ऊपर कब्जा जमाने देते हैं। तो मुझे ये कहना है कि ठीक है, अब हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें पड़े बगैर हम ये समझे कि अगर हम एक अकेला ही जी रहे हैं कि मेरे बेटे की पढ़ाई, मेरे परिवार का स्वास्थ्य, मेरे परिवार की सुरक्षा और मेरे खेत में अच्छी उपज या मेरे लिए पानी। आज आप सुन रहे हैं कि चेन्नई ड्राई हो गया है, चेन्नई शहर सूख गया है, पानी है ही नहीं वहाँ, कई हज़ार फीट नीचे पानी चला गया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को पानी मिलेगा, दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा, पूरा समाज, पूरा समूह ही छोड़ के भागेगा। तो जो सामूहिकता का अभाव है वो चीज़ गांव में क्रिएट करनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ी ताकत होगी। किसी भी लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार सामूहिकता होगी। एक अकेला आदमी कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन 10,000 कमज़ोर और गरीब लोग, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन वो कमज़ोर नहीं, वो बहुत ताकतवर है। एक कमज़ोर आदमी दूसरे आदमी की ताकत बन जाएगा। तो जो सामूहिकता का अभाव है, हमने जो जो चीज़ें सरकार को सौंपी हैं,
चाहे अपनी ज़मीनें सौंपी हैं, चाहे अपना पानी का रखरखाव सौंपा है, या अपनी शिक्षा सौंपी है, या स्वास्थ्य सौंपा है, सरकार ने उस चीज़ का कबाड़ा किया है। सरकार इसलिए नहीं होती कि वो आपके पानी की सुरक्षा करे। सरकार इसलिए नहीं होती कि वो डॉक्टरी की कॉलेज खोले और डॉक्टरों को पढ़ा के आपके गाँव में भेजे। गाँव के आदमी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं सरकार से, कि जैसे सरकार ने उसको पालने का ठेका ले रखा है, कि सरकार जो है वो नीट का एग्ज़ाम कराए, डॉक्टर्स को सेलेक्ट करवाए, फिर डॉक्टर्स को 5 साल 6 साल पढ़ाए, फिर गांव में भेजे कि गांव के लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, गांव के लोग गुटखा खा रहे हैं, गांव के लोग झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो जाओ उनका इलाज करो। हमें ये सीखना पड़ेगा कि सरकार पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। कोई अच्छा डॉक्टर गाँव में नहीं रहना चाहता। एम्स से पढ़े हुए डॉक्टर अभय बंग है और रानी बंग है, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। बाबा आमटे जिन्होंने नागपुर हेमलक्सा में काम किया, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग 10,000 डॉक्टरों के बीच में 1-2 डॉक्टर मिल जाएंगे जो गांव में जाने को राजी हैं। बाकी डॉक्टर तो उनके जबड़े तो खून से रंगे हुए हैं ना, उनको तो कमीशन चाहिए, हर टेस्ट में कमीशन चाहिए। उनको तो वकील को जैसे क्लाइंट मिलता है वैसे डॉक्टर को मरीज मिलता है, जैसे पंडित जी को भक्त मिलता है, जैसे स्कूल के टीचर को बच्चा मिलता है। तो ये तो एक सबको मैं शिकंजा मानता हूँ। तो इस पूरे शिकंजे में मुझे लगता है कि उसकी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत, पूरा जो मानव समूह बिखरा पड़ा है गाँव में असंगठित, अगर हम उसे कुछ एक ऑर्गेनाइज समुदाय का रूप दे सकें, फला मुसहर हैं, फला भर हैं, फला नट हैं, फला डोम है, इतनी जनजातियों और जातियों में हमने तोड़ रखा है, उनकी संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं कि वो मिल नहीं पाते। लेकिन सबको बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम ले आ सकें और उसमें जोड़ सकें, और जैसे बिहार में उन्होंने अनाज बैंक शुरू किया, ऐसे ही कुछ हम शुरू कर सकते हैं कि जिन स्त्रियों को बच्चा होने वाला है, तो वो हमारा समाज समुदाय पहले से तय किया हो कि ये डॉक्टर ठीक है, जो लूटता कम है और जो टैलेंटेड भी है, वहाँ जाए। तो पहले से सारा कुछ पैटर्न सेट हो, तो समुदाय जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। पानी का रखरखाव, अब पानी के रखरखाव के लिए इन्होंने नरेगा की सुविधा की है कि नरेगा मनरेगा में गांव के गरीब और मजदूर लोग जा कर के काम करेंगे, उनको रोज़गार भी मिलेगा और हमारे जल जो वाटर बॉडी है वो भी सुरक्षित रहेगी। निश्चित ही बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने एक ज़माने में नरेगा की बड़ी निंदा की थी, लेकिन वो सिर्फ निंदा करने के लिए निंदा उन्होंने की थी। उन्होंने फिर बाद में नरेगा की तारीफ़ की, और नरेगा के काम को देख करके जो कांग्रेस की निंदा करते हैं कि उनके काम में ये गड़बड़ी थी, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये मानना पड़ेगा कि ये जो नरेगा का विचार था वो विचार बुरा नहीं था। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम सारी सरकारों में है, और सरकारों में कोई भी सरकार हो, सब एक ही चाल से चलती है, सारी सत्ता के समीकरण एक ही तरीके से तय होते हैं। तो पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके जो नरेशन होते हैं पुराने योजनाओं को लेकर के, वो गलत होते हैं। उनको लगता है मेरी अपनी योजनाएं ही ठीक है। तो नरेगा एक बहुत अच्छा विचार था, बहुत अच्छा आइडिया भी है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पे गांव का तालाब है, बहुत गंदा और बेहद गंदा। वो गांव का तालाब गांव का जीवन शक्ति बन सकता था, लेकिन वहाँ पे लोग ज़मीनों पे कब्जा करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे तालाब को पाटते चले जा रहे हैं। तालाब में जा कर के कूड़ा फेंकेंगे, टॉयलेट फेंकेंगे, वेस्ट फेंकेंगे, तो ये जो तालाब पूरे गांव की तकदीर बन सकता था। बगल में गंगा है जहाँ मैं रहता हूँ, गंगा का भी यही हाल है, गंगा को भी हमने कूड़ा बना रखा है। तो हर आदमी को ये लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैं ही अकेला कूड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सारे लोग मिल के कूड़ा कर रहे हैं। पृथ्वी उतनी बड़ी भी नहीं है, यहाँ से दिल्ली 800 किलोमीटर है बनारस से, और आप 8 बार और चले जाइएगा इतना तो आप पृथ्वी के केंद्र पे पहुँच जाइएगा, और आप 500 बार और चले जाइएगा तो आप चाँद पे पहुँच जाइएगा। तो बहुत बड़ा नहीं है ये पृथ्वी, और बहुत बड़ा नहीं है चाँद की दूरी, लेकिन हमें सिखा दिया गया है कि यार बहुत बड़ी पृथ्वी है और हम लोग कुछ भी करें, हम प्लास्टिक यूज़ करें, हम अपने कूड़े कचरे को बाहर फेंक दें, हम अपने वाटर बॉडीज़ को नष्ट कर दें, हम गंगा में ले जाके कचरा फेंक दें, गंगा में ले जाके गाय का गोबर, पूरा बगल में पशुशाला है वो पूरा फेंक दें। तो ये हमें सिखाया गया है। हम सब जो है अकेले अकेले वायरस की तरह हैं, हम सारे आदमी लोग अकेले अकेले खुद कोरोना वायरस हैं। जैसे हम लोग कोरोना वायरस से डरते हैं, मुझे लगता है कोरोना वायरस भी हम लोग जैसे आदमियों से डरता होगा।
हम सब लोग, एक अशिक्षित आदमी पूरे समाज में एटम बम की तरह व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी मसले पे हो, शिक्षा के, स्वास्थ्य पे, किसी भी मसले पे, विचारों की अभिव्यक्ति पे, स्वतंत्रता पे, सब जगह। तो सामुदायिकता का जो अभाव है, जैसे आप देखें जो वेस्ट साउथ इंडिया में तो काफ़ी काम हुआ है, नॉर्थ इंडिया में काम देखिए होता नहीं है। यहाँ सिर्फ लफाजी होती है और यहाँ पे छोटे छोटे काम जो हो रहे हैं, थोड़े बहुत मीनिंगफुल काम बहुत छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ। सहोदय एक संस्था है गया के पास, बाराचट्टी में, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे आपके औरंगाबाद में एक स्कूल लोका है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम वहाँ से शिक्षा नहीं लेंगे। हम किससे शिक्षा लेंगे? हम लेंगे बड़े बड़े कॉन्वेंटी स्कूलों से। हम शिक्षा लेंगे, आईएएस बनाना है और नीट की तैयारी कराना है और जेईई की तैयारी कराना है, इनसे हम शिक्षा लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सामुदायिकता का अभाव है, उसके कारण हम सब टूटे बिखरे पड़े हैं। एक व्यक्ति पे आपदा आती है तो हम सोचते हैं कि उसी पे आपदा आई है, लेकिन ये आपदा घूम फिर के हम भी उसी समाज में जी रहे हैं, कल को हमारे ऊपर भी आएगी। तो कोई ना सिंपैथी है ना एम्पैथी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहना है कि अभी हम लोग प्रयास भी इस पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग वैन चलाते हैं, गांव गांव लाइब्रेरी ले जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे, मान लीजिए 20 बच्चे जुड़े, 20 बच्चों में 3-4 बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा इच्छुक भी होते हैं, तो उनके हम लोग नंबर्स ले लेते हैं। और ऐसे हम लोग 500 जगहों पे अगर जाएं या 100 जगहों पे भी हम जाते हैं, तो ऐसे हमारे पास 300 बच्चे हो गए। अब 300 बच्चों के अंदर अगर हम ये भाव डालें कि समाज तुम्हारा है, वैसे तो गांव में समाज है ही नहीं, गांव में तो भीड़ का तंत्र है। गांव में तो हर आदमी दूसरे के लिए पुलिस की तरह काम कर रहा है कि वो फला क्या कर रहे हैं, ढिका क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या इतनी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 300 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकें, हाँ, और उन्हें इस कॉन्वेंटी मकड़जाल से और नीट और जेई के कचड़े से बाहर निकाल सकें, तो वो अपने समुदाय में अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छे लोगों के बीच जी सकेंगे। ये समाज, गांव का जो भीड़ है, वो समाज बनने में रातों रात समाज नहीं बन जाएगा। उसके लिए हमको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये खैरात में नहीं है कि दिल्ली से कुछ लोग चले आएंगे और आपके लिए समाज बना देंगे। दिल्ली में बैठे हुए लोग जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं गांव में आके बेहूदी हो जाती हैं। हर गांव के अपने चैलेंजेस हैं, हर गांव की अपनी खासियत है। और दिल्ली में बैठे हुए उस ब्यूरोक्रेट आईएएस को पता नहीं है, जिसने रट रट के एग्ज़ाम की परीक्षा पास की है, मैं उसे योग्य नहीं मानता कि वो गाँव की समस्याओं पर काम कर सके। और फिर ये लोग जो लाल बहादुर शास्त्री में जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो बीच में एक सुझाव आया था कि इन्हें भारत के निर्धनतम जिलों में ले जाया जाए और उन्हें बताया जाए, दिखाया जाए। लेकिन वो वहाँ बैठ के लाल बहादुर शास्त्री में भाषण सुनते हैं, सेमिनार करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ले देखिए सारी किताबें सतही हो जाती हैं। इसीलिए जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आप उनके दिमागों को बिल्कुल बंद पाएंगे, सिर्फ अकड़ पाएंगे कि मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। वही अकड़ जो डॉक्टर के अंदर होती है, वही अकड़ जो वकील के अंदर होती है। तो शिक्षित आदमी एक तरह से बड़ा ही ज़्यादा अपने में बंद हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस इस वाली विद्या को अविद्या कहते थे। तो जो विद्या हमें अहंकार से मुक्त होना भी सिखाए और कोई स्किल भी सिखाए, उसी विद्या को मैं विद्या मानता हूँ। जो विद्या हमें स्किल सिखा दे लेकिन अहंकार में जड़ दे, वो तो अविद्या ही है, वह उससे नुकसान ही होना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 300-400 बच्चों को इन्फ्लुएंस करें, वो अपने गांव की राजनीति में भागीदारी करें, एक स्वस्थ राजनीति करें और धीरे धीरे चीज़ों का शेप बदले। हो सकता है 10 साल 20 साल बाद 5-10 गाँव में कहीं कहीं कोई खुशबू दिखने लगे, जैसा कि हिवरे बाजार में दिखा है। तो ऐसी ज़रूरत मुझे महसूस होती है। राजनीतिक जो चोट है वहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। करना सब उन्हीं को है, लेकिन उन पे भरोसा करना ठीक नहीं है। नेता, कोई भी नेता भरोसे योग्य नहीं है। इसलिए हमें समाज में जाना पड़ेगा, समाज में एक एक आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी और उसको जो है उस विचार विमर्श से, उस संवाद से धीरे धीरे उसको बड़ा करते चला जाना पड़ेगा। और समाज जब उठ के खड़ा होता है तो ही कुछ नया निर्णय हो पाता है। राजनीति से बहुत कुछ हो नहीं पाता। राजनीति जो है समाज को एज इट इज़ बनाए रखने की व्यवस्था है। तो राजनीतिक क्रांतियों में मेरा कोई भरोसा नहीं है, सामाजिक क्रांतियों में भरोसा है, लेकिन वो भी सामाजिक क्रांति जो व्यक्ति की क्रांति से होकर गुजरती हो, जो व्यक्ति संवाद से होकर के फिर आपके समाज को आकार देता है, तो उसकी बातें मुझे समझ में आती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा व्यक्ति लिद्धड़ हो और एकदम चिरकुट किस्म का हो और समाज हमारा बहुत उन्नत हो। उन्नत समाज के लिए व्यक्ति को भी उन्नत होना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि हम पानी के लिए, अपने गांव की
मरते हुए बच्चों के लिए, मरती हुई औरतों के लिए, मरते हुए बूढ़ों के लिए, जो हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि इतने भ्रष्ट समाज में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और उसके लिए हम मानते हैं कि ये उसका भाग्य था। कोई भाग्य नहीं था। यहाँ डेथ रेट जितना ज़्यादा है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ क्यों नहीं भाग्य है? तो मेरा कहना है कि भाग्य पे छोड़ना पड़ेगा अपना विचार करना, भाग्य के टर्म्स में नहीं सोचना पड़ेगा, कर्म के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ेगी एक एक आदमी के दिमाग के साथ जूझने की, और एक समुदाय बनाने की। 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, धीरे धीरे ये समूह बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा। जब लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, एक दूसरे के विचार टकराएंगे, तो उस विमर्श से समाज पैदा होगा। ये प्रधानी के इलेक्शन से, मुर्गा खाने से और खिलाने से और दारू पिलाने से इससे कोई नया समाज नहीं पैदा होगा। इससे सिर्फ कूड़ा पैदा होगा, और समाज में जो गुंडाई करते हैं ये नेता, इससे कोई समाज नहीं पैदा होगा। तो कलेक्टिव फेट की मैं बात करूं, वही एक सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे प्रयास करें। जरूरी नहीं कि बड़े प्रयास करें, बड़े प्रयास हमेशा ही असफल होते हैं। छोटा प्रयास ही धीरे धीरे आकार लेके बड़ा हो जाता है। हम छोटे से बच्चे पैदा होते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। वैसे ही छोटा जो बीज की तरह विचार है, वो अचानक से किसी दिन पूरे जंगल को पकड़ लेगा, पूरा जंगल बन जाएगा। तो पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हमें सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हम गांव की वाटर बॉडीज़ को ठीक करने के लिए हम समाज का सहारा लें, हम समाज की जिम्मेदारी है। हम बिना नरेगा के पैसे से हम अपने गांव के तालाब को ठीक करें, कुओं को ठीक करें, कुओं को रिचार्ज करें। ऐसा हुआ है बुंदेलखंड, जहाँ की मिट्टी इतनी बंजर है, वहाँ पे क्या नाम उनका है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, अवधेश या कुछ नाम है, सुभाष जी, उन्होंने पूरे वाटर बॉडीज़ खड़ा कर रखी है। तो उसने, उस आदमी ने उस इलाके की तकदीर बदल दी है। तो हम तकदीर बदलने की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कहानियाँ रचते नहीं हैं। कहानियाँ सुनने का वक्त नहीं है, कहानियाँ रचने का वक्त है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि वाटर बॉडीज़ पे काम करें कुछ लोग बच्चों की शिक्षा पे काम करें, कि हम अपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पे क्यों निर्भर रहें। बहुत से बच्चे हैं गाँव में जो शहर से पढ़ के आते हैं, वो जब भी गाँव में आए, या बहुत से बच्चे हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं गाँव में और बेरोज़गार हैं, हम उनकी सेवाएं लें, उन्हें हम समुदाय में इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे पैकेट्स खोलें स्कूलों के, और वो किताबें ना पढ़ाएं जो सरकार पढ़ाती है। अच्छी एक लाइब्रेरी गांव में निर्माण करें। शिक्षा में ऐसे किया जा सकता है, और ऐसी खेलों को बढ़ावा दें कि वो सामूहिकता को बढ़ावा दें। उनके बच्चों के मार्क्स दिखा करके तुम्हारे इतने % मार्क्स आ गए, तो बच्चा बाकी बच्चों से खुद को श्रेष्ठ समझे, तो वो बच्चा कुंठित ही होगा। स्कूल के जितने टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादातर मूर्ख ही होते हैं, और वो कुंठित भी होते हैं। तो ज़्यादा परसेंटेज में जो 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपका मेजरमेंट होता है, उसमें व्यक्ति का मेजरमेंट पे मेरा कोई आस्था नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि शिक्षा में भी हमें समूह का ही सहारा लेना पड़ेगा। आज यूट्यूब के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बच्चों को तमाम भाषाएं सिखा सकते हैं, बच्चे को तमाम तरह के विज्ञान सिखा सकते हैं, गीत सिखा सकते हैं, फिल्म मेकिंग सिखा सकते हैं, पत्रकारिता सिखा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे गांव का बच्चा जो है फिर से दलालों के चक्कर में जाके जेईई और नीट की तैयारी करे, कि फिजिक्स वाला और बायजू और वेदांतु और अनअकैडमी के लफड़े में पड़े। ये तो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं जो कि बहुत बहुत बड़ी एक बिगेस्ट स्कैम्स है ये सब। ये तो पूरा घोटाला ही है। इनको इस बात से मतलब नहीं कि बच्चा प्रिपरेशन के योग्य है या नहीं है, ये उसको बस एडमिशन ले लेंगी। बच्चा बीकॉम भी किया है, उसको उठा के अपने एडमिशन ले लेंगे। किसी बच्चे का कोई सर्टिफिकेट नहीं चेक करते, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। एक गधे के भी गले में आप 80,000 का, लाख रुपए का चेक डाल के टिक 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 कर दीजिए तो स्कूल में और कॉलेज में घुसा लेंगे। उन्हें तो पैसा चाहिए। तो मुनाफे की दृष्टि से सब चीज़ें ये लोग देख रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि हम शिक्षा को भी बाजार के हाथ से छीन लें और अपने समाज के पकड़ में ले आए। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में करना आसान है, इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। बच्चे को ध्यान सिखाएं, बच्चे को सूर्य नमस्कार सिखाएं, अच्छी कविताएं सुनाएं, कहानियां सुनाएं। यूट्यूब के माध्यम से सब सक्षम है। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर या किसी भी विद्यालय के टीचर पर निर्भर रहना हमको ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा योग्य लोग हमें यूट्यूब पे मिल सकते हैं। तो पहला मैंने पानी की बात की समुदाय के लिए, दूसरा शिक्षा की बात की, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों का कुपोषण और औरतों का कुपोषण। कुपोषण का मुद्दा दिखता नहीं है, लेकिन आप कभी आंकड़े देखें तो यूपी बिहार के ज़बरदस्त कुपोषण से गिरफ्त में बच्चे हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ों की तकलीफ़ है। सरकार बीच में अंडा देती थी, दूध देती थी, फल देती थी, कहीं कुछ नहीं पहुंच पाता है। बच्चे बहुत भारी मात्रा में कुपोषण के शिकार हैं। तो जो मेल न्यूट्रिशन है ना,
इसको भी हम ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से। गांव की चीज़ों को, गांव में जो ज़मीनें हैं गांव समाज की, वहाँ हम कुछ औषधि पौधे लगा सकते हैं, वहाँ फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, गांव में वृक्षारोपण की शुरुआत कर सकते हैं। एक पूरा वन ही हो जाए, ऐसा लगे कि जीवन एक ब्लिस है, एक वरदान है। हम पेड़ को काटते चले जाएं, ज़मीनों को बेचते चले जाएं, सरकार पर निर्भर रहें शिक्षा के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो हमने अपना नरक खुद बनाया हुआ है। ये नरक स्वर्ग में बदल सकता है यदि हम सरकार के हाथ से ये छीन लें अपनी शिक्षा, अपना पानी, अपना स्वास्थ्य। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की देख रेख है, हम किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं गांव में जो उनके मेल चीज़ करेगा। हमें टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारतीय खाद्य शैली में बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम खा करके ठीक हो सकते हैं। तो एलोपैथी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। फार्मेसी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा घोटाला है। तो उस चक्रव्यूह में पड़ जाएंगे हम तो फिर तो जीवन करीब करीब ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए मुझे यही कहना है कि धीरे धीरे जो जहाँ पे है वो प्रयास शुरू करें। और अगर कुछ सुझाव हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये ज़रूर बताएं कि आपने अभी तक अपने गांव में क्या किया है, या कहीं भी आपको अच्छा ऐसा दिख रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सूचित करें, ताकि मैं उनके काम को जानूं, उन तक जाऊं, उनसे सीखूं। क्योंकि मुझे लगता है कि समय कम बचा है और सही बात करने वाले लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो लोग सही कह भी रहे हैं वो खुद शिकार हैं। लेकिन या तो हम शिकार बने या शिकारी बने, ये ज़रूरी नहीं है। हम एक बहुत जागरूक और एक बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, दिमागी रूप से स्वस्थ, जागरूक और स्वस्थ नागरिक भी बन सकते हैं। इतनी बात मैंने कही। और जो भी सुझाव हो आप ज़रूर बताएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।